नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबको मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द फॉरगेटन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को, जिनके बहादुरी के किस्से आज तक बच्चे को सुनाए जाते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय के यूपी में हुआ। मुगलसराय स्टेशन को आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जो आज के टाइम में उज्बेकिस्तान पड़ता है। वहाँ पर उसकी कैपिटल है ताशकंद और उस समय ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और यूएसएसआर आज का रशिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कायस्थ फैमिली में हुआ था। उस समय जो कायस्थ फैमिली थी, उस टाइम का ट्रेडिशन था कि जो उस समय के जो बच्चे थे उनको शिक्षा उर्दू में दी जाती थी, तो वे बच्चे थे उर्दू में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपनी 4 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू की थी और छठी क्लास तक ये बुद्धन मियाँ मौलवी से उर्दू की शिक्षा लेते रहे। फिर इन्होंने 6th क्लास में मूव ऑन किया था वाराणसी के हरिचंद्र हाई स्कूल में। यहाँ सरनेम ये यहाँ पे अपना सरनेम हटा देते हैं। इनका सरनेम लाल बहादुर श्रीवास्तव होता है, तो यहाँ पर ये श्रीवास्तव इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ये एक जाति को डिनोट करता है और ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते थे। तो फिर 10 फरवरी 1921 को जिस कॉलेज की स्थापना गांधी जी ने अपने हाथों से की थी, काशी विद्यापीठ की, वहाँ पर ये एडमिशन लेते हैं और वहाँ से ये ग्रेजुएटेड होते हैं 1925 को। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा हासिल की थी वो की थी फिलोसफी एंड एथिक्स में। और इस कॉलेज की एक मान्यता थी, ये जो भी इस स्कूल से डिग्री ग्रहण करता था तो उन्हें एक उपाधि देते थे, टाइटल देते थे शास्त्री जी का, स्कॉलर। शास्त्री जी का मतलब होता है स्कॉलर। तो यहीं से इनके नाम के पीछे शास्त्री जुड़ा था। तो शास्त्री नाम जुड़ने के पीछे की स्टोरी एक ये थी। तो यहीं से इनको नाम मिला था लाल बहादुर शास्त्री। और इनके कद काठी के बारे में बात करते हैं तो ये इनकी कद काठी ज़्यादा नहीं थी। इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच थी और ये एक एवरेज इंडियन मेल से थोड़ा शारीरिक बल में कम पड़ते थे। और लेकिन आप तो इनके काम तो जानते ही होंगे, इनके काम कोई आम नहीं थे। तो ये हाइट देखकर हम इनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और ये ज़्यादातर धोती पहनते थे। धोती इनके ट्रेडिशन में थी और ये आज तक इन्होंने धोती ही पहनी थी। धोती के अलावा पजामा इन्होंने सिर्फ एक बार ही पहना था। एकमात्र ऐसा फंक्शन था 1961 के समय में जिस टाइम पर इन्होंने पजामा पहना था, वो भी जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विजिट किया था, तब इन्होंने पजामा पहना था। तो चलिए अब इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने शादी 16 मई 1928 को लीला देवी से की थी और इनके 4 पुत्र हैं और 2 सुपुत्री हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष करना इन्होंने सीखा था, यानी कि ये जिससे इंस्पायर्ड हुए थे ये थे निकामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो इनके स्कूल टीचर थे हायर स्कूल के। उनके जब स्कूल के पेपर थे जनवरी 1921 में 10वीं के, उनसे 3 महीने पहले इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग अटेंड की थी जो कि बनारस में हुई थी, जो होस्ट की थी गांधी जी ने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उन्हीं के कहने पर इन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई को स्किप कर दिया था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर 1921 में ऐसे योग आंदोलन चल रहा था। इसी के बाद ये वॉलंटियर रूप में कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन भी की थी और ये धीरे धीरे करके जो एंटी गवर्नमेंट थी, एंटी गवर्नमेंट जितनी भी समागम होते थे, जितने भी संगठन इकट्ठा होते थे, उनमें ये पूरे तरीके से भाग लेने लगे थे। इसी की वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन ये एक नाबालिग थे तो इसलिए इनको जल्दी ही छोड़ दिया गया था। और ये लाइफ टाइम मेंबर्स बन गए थे लोक सेवक मंडल के, जिनको इंग्लिश में कहते हैं द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। बाद में ये खुद उसके प्रेसिडेंट भी बने थे, जिसको फाउंड किया था लाला लाजपत राय ने। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सेंटर की पॉलिटिक्स में बुला लिया था और इनको मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया था। और इसी के समय इन्होंने पहली वुमेन कंडक्टर की नियुक्ति की थी। 13 मई 1952 को इन्हें रेलवे मिनिस्ट्री मिली थी, लेकिन इनके टाइम पे 2 मेजर एक्सीडेंट हुए थे। लेकिन जो नवंबर 1956 में तमिलनाडु में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कुल 144 लोग मरे थे, वो इनके दिल को गहरा आघात पहुंचा गया और इन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को थमा दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको बहुत ही ईमानदार व्यक्ति मानते थे और उनका इन पर से विश्वास कभी टूटा नहीं था। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 को इनको फिर सेंटर में बुला लिया और इनको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थमा दी। और 1961 में इन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद गृह मंत्री होम अफेयर्स का मिला, जो इनके पास 1964 तक रहा। लेकिन 23 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और अब फिर चर्चा चलने लगी कि अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इसी की चर्चा में एक मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे चल रहा था और गुलजारी लाल नंदा को भी कहा था कि आप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ही रहे थे। तो सभी ने इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सजेस्ट किया था और उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि 11 जनवरी 1966 तक चलता रहा। इन्होंने खुद के पास मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स और परमाणु का मंत्रालय अपने पास लगा और एक्सटर्नल अफेयर बाद में इन्होंने सरवण सिंह को दे दिया था। और इन्हीं के टाइम पर इंदिरा गांधी को भी मंत्रालय मिला, जो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का। इंदिरा गांधी को भी अब सक्रिय राजनीति में उतर चुकी थी, हालांकि वे पहले से ही सक्रिय राजनीति में थी, लेकिन अब उनको मंत्रालय भी मिल गया था। और इन्हीं के टाइम पर पीएमओ ऑफिस की शुरुआत हुई और प्राइम मिनिस्टर अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखने लगा। और इस समय इनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम LK झा था और उस समय ICS होते थे और आज के समय IAS होते हैं, इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इन्हीं के दौर से वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही शांतिप्रिय नेता थे। इन्हीं के समय पर इंडो सीलोन वार एग्रीमेंट हुआ था, वॉर नहीं सॉरी। और सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटा तो यही था कि जो अंग्रेज जिस टाइम सरकार थी, जो इंडियन आदमी जो श्रीलंका चले गए थे उनको इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की नागरिकता नहीं दे रही थी, उसी के संबंध में ये एग्रीमेंट हुआ था। 30 अक्टूबर 1964 को ये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री जी ने किए थे और बर्मा विजिट भी इन्होंने की थी 1965 में म्यांमार के साथ शांति संबंध स्थापित करने के लिए। तो चलिए अब शास्त्री जी के सादे जीवन को समझते हैं, क्यों उन्हें कहा जाता है कि ये सबसे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसके पीछे एक बात यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उनके पास ना तो खुद का घर था और ना ही खुद की गाड़ी थी। इसलिए जब इनके बच्चों ने इनको कहा कि पिताजी हमें कार तो लेनी चाहिए, तो शास्त्री जी ने कहा कि हाँ ज़रूर, हमें एक गाड़ी तो लेनी ही चाहिए। और उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और उनसे पूछा कि सबसे अच्छी मतलब उस टाइम पे कार कौन सी है। तो उन्होंने फिएट की कार बताई और उस समय फिएट की कार बाज़ार में थी, बाज़ार में उसकी वैल्यू थी 12,000 रुपये, लेकिन शास्त्री जी का बैंक अकाउंट कुल 7,000 रुपये ही था। तो इनके बच्चों ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, और वे बोलने लगे कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्री जी वचन के पक्के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ज़रूर लेंगे गाड़ी। तो उन्होंने 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से उधार लेकर गाड़ी को ख़रीद लिया फिएट की, और वो उस समय उन्होंने फिएट की कार खरीदी थी। लेकिन जब, और वे इतने ईमानदार थे, जब 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हुई तो उनकी कार की किस्तें रहती थी, और जो इनकी कार की किस्तें इनकी पत्नी ने पूरी की थी। और इंदिरा गांधी जी ने इनकी पत्नी को कहा था कि हम बैंक से कहकर आपका कर्जा माफ़ करवा देंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं मेरी पेंशन से ये किस्त चुकाना चाहूँगी। और उन्होंने शास्त्री जी के मरने के बाद किस्त को पूरा किया। कार से ही जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य है कि जब उनके सुपुत्र सुनील था, उनके एक पुत्र का नाम, वो उनकी सरकारी गाड़ी को एक दिन अपने दोस्तों के साथ उनसे शास्त्री जी से छुपकर रात को ले जाते हैं और रात को खूब देर से आते हैं। तो शास्त्री जी उनसे पूछते कि तुम कहाँ घूमने गए थे। तो वो कहते हैं कि पिताजी हम बाहर घूमने गए थे। तो वो उनसे पूछते कि क्या तुमने सरकारी गाड़ी का यूज किया था। तो सुनील शास्त्री कहते कि जी हाँ, मैंने सरकारी गाड़ी का ही यूज किया था। तो तभी शास्त्री जी अपने सेक्रेटरी को बुलवा कर कहते हैं कि आज रात का जितनी भी ये गाड़ी चली है उसका जितना भी खर्च है मेरे निजी खर्च में जमा करना, और मैं ही इस खर्च को भरूंगा, इसको सरकारी खर्चे में ना दिया जाए। और हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में 1965 और 1966 के बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जो बहुत ही फेमस हुआ था। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं
आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इनसे संबंधित एक और किस्सा बहुत दिलचस्प है। जब वो ताशकंद समझौता कराने ताशकंद गए हुए थे उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर यूएसएसआर के हेड कोशगिन ने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने खादी का कोट पहना है वो यूएसएसआर की सर्दी के हिसाब से ठीक नहीं है, उन्हें सर्दी लगेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए कोशगिन सोचते हैं कि क्यों ना मैं इनको एक अच्छा सा कोट गिफ्ट कर दूं, और वो उन्हें अच्छा सा कोट गिफ्ट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ये इन्हें कल 10 जनवरी को ज़रूर पहनेंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री 10 तारीख को भी वो कोट पहन कर नहीं आए। जब उन्होंने कोशगिन ने पूछा, झिझकते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया शास्त्री जी, तो शास्त्री जी कोशगिन को बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक साथी तो जो उनकी टीम में था शास्त्री जी के साथ, या कोई आईसीएस अफसर होगा, वो बताते हैं कि उनके पास तो कोट था ही नहीं, तो मैंने कोट उनको दे दिया है। और आपको बता दें, आपको परीक्षा की दृष्टि से बता दें कि ये समझौता लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के आयूब खान के बीच हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही देश को अकाल का सामना करना पड़ा था, और इनकी सूझबूझ से इन्होंने कहा था, इन्होंने देश को एक दिन, हफ्ते में एक दिन का व्रत रखने के लिए कहा था, और देश ने इनकी बात को माना भी था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी फैमिली पे किया था। वे बताते हैं कि उन्होंने ललिता शास्त्री जो इनकी वाइफ थी उनसे कहा था कि क्या तुम मेरे कहने पर एक हफ्ते में एक दिन भूखी रह सकती हो। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा जी हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपनी फैमिली पे करके देखा, जो कि सफल हुआ। और फिर ये देश पे किया गया, देश पे भी ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। और कहते हैं कि शास्त्री जी ने जो उनके आसपास जितने भी बाग बगीचे थे वहाँ पर भी गेहूँ बोने का आदेश दिया था कि हमें ऑर्नामेंट जो ये सजावटी फ्लावर हैं ये नहीं चाहिए, हमें गेहूँ चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना गेहूँ बोए। और इन महान आत्मा का देहांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, और इनका समाधि स्थल नई दिल्ली में विजय घाट पर बनाया गया है। और अगर इनकी डेथ एक मिस्टीरियस रही है, अगर आपको इनकी डेथ पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर कहोगे तो मैं इनकी डेथ मिस्ट्री पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।